धामी सरकार भ्रष्टाचार पर सियासी तकरार। सीएम के एक्शन से सियासी टेंशन की सियासी फिजाओं में महक आ रही है। भ्रष्टाचार उत्तराखंड की सियासत का वो मुद्दा जहां पर सरकारें बदलती गई, चेहरे बदलते गए, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा जस का तस रहा। 56 से 156 घोटालों तक की दास्तान इसी उत्तराखंड ने सुनी। तमाम नेताओं के नाम उछले, अधिकारियों पर गाज की बात कही गई, लेकिन अब बीजेपी यह दावा कर रही है कि धामी सरकार में वो हुआ जो अब तक नहीं हुआ। आईएएस आईपीएस तक पर गाज गिरी है। आंकड़ा यह कि 3 साल में 63 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है धामी सरकार ने। विजिलेंस की गिरफ्तारी में 8 अफसर शामिल हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिरकार अधिकारियों पर गाज, तो फिर मंत्री कैसे बच गए अगर भ्रष्टाचार हुआ? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सीएम धामी ने राज्य में बेलगाम अफसरशाही पर कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाए वो सियासी मुद्दा बन रहे हैं। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम बता रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ दिखावे की बात कर कर इस पर कटाक्ष कर रही है। बीजेपी का दावा है कि सीएम धामी ने सत्ता संभालते हुए लगभग 3 साल में 63 लोगों को जेल भेज चुके हैं। विजिलेंस अब तक भ्रष्टाचार में लिप्त 63 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। विजिलेंस की गिरफ्त में 8 अफसर और 55 कर्मचारी आ चुके हैं। सीएम धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 और एक ऐप को भी लॉन्च किया जा चुका है। आपको बता दें कि अभी तक 2024 में 16 विजिलेंस ट्रैप की प्रक्रिया पूरी हुई है। इतना ही नहीं, बीजेपी का दावा यह भी है कि राज्य के इतिहास में ऐसा भी सिर्फ धामी सरकार के वक्त हुआ है, जब आईएएस और आईएफएस को भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर जेल की हवा खानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तराखंड प्रदेश में आई है, पहली सरकार हो या इस समय 2022 की सरकार हो, दोनों ही सरकारों ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। और हमने कई समय देखा भी है कि चाहे वो भर्तियों में गड़बड़ी का मसला रहा हो या अन्य चीजें रही हो, हमारी सरकार और हमारे मुखिया के आगे किसी ने भी अगर जो इस प्रकार की शिकायतें की, उस पर हमने जांच बिठाई और जांच ही नहीं बिठा करके उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने इस पर जो संलिप्त थे, उनको सलाखों के पीछे डालने का काम किया। प्रॉब्लम ये है कि ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है। आपने जेल भेजा जरूर, लेकिन बैकडोर से आप उनको बाहर निकाल लाए, उनकी जमानतें हो गई। तो ऐसे में जो एक नजीर पेश होनी चाहिए थी अपराधियों के सामने, जो एक उदाहरण प्रस्तुत होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, क्योंकि आपके द्वारा जो धाराएं लगाई जाती हैं या जो मुकदमा किया जाता है वो इतना कच्चा होता है कि 2 दिन में अपराधी बाहर आ जाता है। अब तो बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री के अपने विभाग, आपदा विभाग में दर्जनों लोगों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया आपदा विभाग से। एक तरफ राज्य में धामी सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून, लैंड जिहाद पर प्रभावी कार्रवाई की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल। मगर विपक्षी तर्क ये है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, इसीलिए जिन्हें जेल भेजा है वो कुछ ही समय में वापस आए और सरकार ने उन्हें प्रमोशन देकर सम्मानित करने का काम किया है। देहरादून से अभय कैंत्रा की रिपोर्ट। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सियासी वार भी और पलटवार भी। बीजेपी और सरकार का दावा कुछ और विपक्ष का कहना कथनी और करनी कुछ और। सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल अभी 2 मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तीसरे मेहमान भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार है और गरिमा दसोनी जी कांग्रेस का मुख्य चेहरा है, प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ युवा चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुलदीप जी आपसे चर्चा की शुरुआत।
ये भ्रष्टाचार के आधार पर कुछ आंकड़े जारी किए गए सरकार की तरफ से, कहा जा रहा है, और खासतौर पे बीजेपी नेता कह रहे हैं कि भाई 3 साल में 63 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है दामी सरकार ने, और विजिलेंस की गिरफ्तारी में 8 अफसर शामिल है। क्या बात इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ अधिकारी भ्रष्टाचारी है? देखिए तिलक, ये बात सही है कि आंकड़ों को लेकर के सरकार अपनी पीठ पर दबा रही है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हम मुख्यमंत्री से कहते हैं कि बहुत बढ़िया किया आपने, 63 अधिकारियों को अपने कार्यकाल में विजिलेंस ने ट्रैक किया। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या मात्र 63 ही? उत्तराखंड में NH-74 का मामला रहा, एक कमेटी, एक IAS ने जांच की, SIT बनी, 2 IAS अधिकारी, कई PCS अधिकारी उसमें दोषी साबित हुए। ठीक है, IAS अधिकारी सस्पेंड भी हुए, लेकिन वो जो पिछला दरवाजा है उससे वो फिर बाहर आ गए। अभी इसी महीने इस पूरे घटनाक्रम के जो प्रमुख आरोपी रहे BG सिंह, PCS अफसर रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह को शासन ने क्लीन चिट दे दी है, और ये अधिकारी 1.5 साल जेल में रह करके आया है। ठीक, वहीं उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का प्रकरण है, जिसमें मृत्युंजय मिश्रा का नाम बड़ी प्रमुखता से चला। ये व्यक्ति बहिष्कार रहा, 4 साल जेल में रहा, अभी शासन में अटैच है। ऐसे न जाने कितने मुद्दे हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद आयुष विभाग में फर्जी डॉक्टरों का प्रकरण रहा, SIT जांच हुई, क्या निकल करके आया? नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है ना कि अब तक इतना बड़ा पैमाने पर एक्शन नहीं हुआ, सरकारें चाहे किसी की भी रही हो। तो अगर बड़े पैमाने पर एक्शन हुआ है तो सवाल एक यही खड़ा होता है कि DP सिंह को क्लीन चिट कैसे मिल गई? मृत्युंजय मिश्रा शासन में अटैच क्यों है? 4 साल जेल में रहने के बाद वो निलंबित क्यों नहीं हुआ? 2 साल में जेल होने की बात हो, लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। राहुल गांधी उसके वो भी रहे हैं, ठीक, और यहाँ अधिकारी जेल जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि अधिकारी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि कौन से अधिकारी? जो शासन में बैठे अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी तक तो भ्रष्टाचारी विरोधी विभागों की पहुंच होती नहीं है। हाँ। उत्तराखंड में भी ये देखने को आ रहा है, एक बड़ा सवाल है। और कोई भी, मैं समझता हूं कि दूरदर्शी मुख्यमंत्री या नेता कभी इस तरह के काम नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश इसका बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, क्योंकि सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ ने भाई भ्रष्ट अफसरों को, IAS अफसरों को घर भेजने का काम किया, और अभी एक अफसर ने दोबारा सर्विस में आने की इच्छा जताई थी तो उनको मना कर दिया था उन्होंने। ठीक, NH-74 वाले मामले में पंकज पांडे और चंद्रेश यादव का नाम खुल करके सामने आया। ठीक है, चार्जशीट भी हुई, 6 महीने 2 महीने सस्पेंड भी रहे। ठीक है, फिर क्या हुआ? एक भाजपा सरकार के ही एक मुख्यमंत्री ने उनको सस्पेंड किया, भाजपा सरकार के ही दूसरे मुख्यमंत्री ने उनको मलाईदार विभागों में बैठा के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सरकार को चीजें स्पष्ट करनी होंगी। कथनी और करनी पर जब सवाल खड़े होते हैं तो यही तो मुद्दे हैं। ये कह रहे कथनी और करनी पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन एक सिक्के का पहलू ये भी तो है ना कि किसी और राज्य के मुख्यमंत्री ने, उत्तराखंड में किसी और मुख्यमंत्री ने इस तरह पैमाने पर अधिकारियों को बाहर भी नहीं निकाला। ये भी तो सच है। तिलक जी, ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं डॉक्टर साहब, इसको कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये जो अंदर जा रहे हैं ना कर्मचारी और अधिकारी, ये आपको और मुझे दिखाने के लिए जा रहे हैं। हाँ। बैकडोर से कितने सारे बाहर आ जा रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये तो खबर बड़ी बड़ी छपती है समाचार पत्रों में कि इसको सस्पेंड कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, ये जेल भेज दिया, लेकिन जब जमानत उन लोगों की 2-2, 3-3 दिन में हो रही है, जो बात अभी यहाँ पर मेरे सम्मानित पत्रकार बंधु ने कहा कि 3 IAS अधिकारियों को आपने निलंबित किया NH-74 घोटाले में, और मात्र 3 महीने में आपने वापस अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में ही नहीं बैठाया, आपने उनको लॉलीपॉप पर प्रमोशंस दे दिए उन IAS अधिकारियों को।
अब अभी का मामला मैं आपको बताती हूँ, वनाग्नि में क्या हुआ, 1500 हेक्टेयर जल गए यहाँ उत्तराखंड के, सरकारी संपत्ति नष्ट हो गई करोड़ों की, मानव जाति को हानि हो गई, 10 से 12 लोग मर गए, लेकिन कार्रवाई किस पर होती है? कर्मचारी पर। क्यों भाई? तुम्हारे वन मंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं है, जवाबदेह क्यों नहीं है? उद्यान घोटाला इतना बड़ा होता है, बवेजा के शिकंजा तो कस जाता है, लेकिन जो उद्यान मंत्री है गणेश जोशी, उसका बाल बांका नहीं होता। उद्यान घोटाले में ही रानीखेत का विधायक है प्रमोद नैनवाल, उसका छोटा भाई सतीश नैनवाल को पौध दे दी गई बिना नर्सरी के, लाखों की पौध उसको दे दी गई बंटवारा करने के लिए, करोड़ों की बंदरबाट हो गई। क्या हुआ सतीश नैनवाल का, जरा मुझे बताइए। ये जो व्हाइट कॉलर अपराध यहाँ हो रहे हैं, जो सफेद पोश यहाँ कर रहे हैं, यहाँ आपने देखा होगा अतिक्रमण का डंडा चल रहा है आजकल, बुलडोजर बाबा की अनुसरण करते करते धाकर धामी भी बुलडोजर चला रहे। चलाइए, बिल्कुल सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रखा है तो चलाइए, लेकिन उनके हिस्से की तर की छत कहाँ है ये बता दीजिए। वैकल्पिक व्यवस्था करने को मना किया है क्या कोर्ट ने? क्या उन गरीबों का घर तोड़ो तो कहा है कोर्ट ने? कोर्ट को आड़ बनाकर आप कह रहे हैं कि ये बुलडोजर हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि कोर्ट का आदेश है, लेकिन उन लोगों को कहीं बताया नहीं जा सकता। जो आपके मंत्री, आपके सांसद, आपके पार्षदों ने जो यहाँ कब्जा रखी है, 1 मिनट में बात खत्म करूं, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 साल की एक युवती की कल हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई जब उसने अपने घर पर बुलडोजर खड़ा किया। छोटे छोटे रोते बिलखते बच्चों की तस्वीर आपने भी दिखाई अपने चैनल पर, मैं साधुवाद देना चाहती हूँ। पर मैं पूछना चाहती हूँ कि रसूखदारों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? इनके मंत्रियों और पार्षदों के जिनके नाम चाहिए मैं बताऊंगी। गरिमा जी, तो हमसे बोलते नहीं है, जनता की सोच, जनता की आवाज, उस मुद्दे को हमने प्रमुखता से उस खबर को उठाया। नहीं, बात तो यही है ना तिलक जी, आपके और मेरे उठाने से हो क्या रहा है? आप एक अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, मैंने साधुवाद दिया आपको, हम एक विपक्ष के रूप में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपने को कितना पता है? आपने ये कहा कि इनके मंत्रियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी, क्या आपने कभी तय की थी अपने मंत्रियों की जिम्मेदारी, जवाबदेही? नहीं, मुझे ये बताइए ना, आरोप तय होंगे तब तो जिम्मेदारी होगी। क्या आपके मंत्रियों पर कभी आरोप नहीं लगे थे? मेरी बात तो सुनिए, आरोप लगना अलग बात होती है। गणेश जोशी पहले सिटिंग मिनिस्टर हैं, ये आपको अंतर समझना होगा। मैं अंतर समझ रहा हूँ, आपको एक उदाहरण देता हूँ, फिर मैं कमलेश जी के पास जाऊंगा। सुनिए, आप दोनों कांग्रेसी हैं, 1 मिनट रुकेगा। सुनिए तो तिलक जी सुन लीजिए, कुर्सी पर बैठे हुए मंत्री की सीबीआई जांच होना सबसे पहले तो ये दागदार दामन है इनका। और उसके अलावा मंत्री रहते हुए जो 3 अज्ञात लोगों पर मुकदमा हुआ है, वो 3 अज्ञात लोग, बवेजा के अलावा 3 अज्ञात लोगों पर मुकदमा हुआ है, वो 3 अज्ञात लोग सफेद पोश हैं। हिम्मत नहीं हो रही है गिरेबान में हाथ डालने की। पुष्कर सिंह धामी इतने मजबूर, इतने मुख्यमंत्री, प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री। गरिमा जी, एक मिनट, आपने अपनी बात रख ली, मैं एक उदाहरण के साथ आगे बढ़ता हूं। आपने जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, 2012 से पहले की बात कर रहा हूं, 2012 में आपकी सरकार आने के बाद उन्हीं अधिकारियों को आपने प्रमोशन दिया, हुआ। दूसरा उदाहरण, बतौर प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी एक जत्था लेकर गए थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के पास, बोले इन मामलों की जांच कराओ। उन्होंने कहा पहले इसको साइड रख दो, बाद में बात करेंगे। यह हुआ। उसमें व्हाइट कॉलर वाले ही थे जिनका जिक्र आप कर रही हैं। नहीं, मुझे जवाब दे देने दीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास बहुत देर से। कमलेश उपाध्याय जी वाली बात कर रहे हैं, मैं प्रत्यक्ष गवाह थी। मुझे लगता है कमलेश रमन भी उस दिन कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर जी, मैं तभी आप दोनों को वही प्रकरण याद दिलाया। यहाँ पर बैठे हैं। एक मिनट कमलेश जी रहेंगे। गरिमा जी 1 मिनट, मैंने पूरा वक्त दिया आपको। कमलेश जी, ये बात तो सच है, आज कुल मिला के 2005 से लेकर आज आ गया 24, कुल मिलाकर 19 साल हो गए। एक बनाया 56 घोटाले, बीजेपी ने 56 घोटाले। आपके 56 घोटालों की जांच की इधर बात हुई, इन्होंने बना दिया 156 घोटाले। है कुलदीप जी, यही हुआ था ना, 56 के बाद 156 हुआ। आज तक एक अधिकारी, आज तक एक नेता, एक मंत्री व्हाइट कॉलर कलफ डाले हुए कोई अंदर नहीं गया। यह है हकीकत उत्तराखंड की। 56 से 156 घोटाले हो गए, कुंभ ढैंचा सब हो गया, लेकिन एक भी नेता अंदर नहीं गया। यह बड़ी हैरानी की बात है, नहीं कमलेश जी? बिना नेता के संरक्षण के अधिकारी घोटाला कर गए। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम जी।
जी है देखिए ना? तिलक भाई जी, जी मैं रखूं बात अपनी। बिल्कुल। जी देखिए 2000 में जब हमारा उत्तराखंड बना तो हमारी परिकल्पना ये थी कि हमारा उत्तराखंड जब अलग बनेगा तो अलग हमें सारी चीजें मिलेंगी, वो संसाधन अलग से मिलेंगे कि हमारे प्रदेश का विकास होगा। लेकिन 2000 से लेकर अब तक जिस तरह से अफसरशाही हावी रही है, तमाम वो चीजें जो भ्रष्टाचार के नाम पर आगे चलने का काम हुआ, मुझे लगता है कि अगर अब आज जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो वो पुष्कर सिंह धामी जी की है, जो उन लोगों को जेल में खंडूरी जी की सरकार थी वो कौन सी थी? भ्रष्टाचार कर रहे। खंडूरी जी की सरकार थी वो क्या थी? जी की सरकार नहीं थी। अधिकारी मैं अपनी बात का जवाब दे दूं, मैं अपनी बात का नहीं, आप कह रहे हो इससे पहले जो निशंक जी की सरकार थी वो क्या थी? त्रिवेंद्र जी की सरकार थी वो क्या मैं थी? अपनी पूरी बात का जवाब दे दूं, अगर मेरा जवाब ना आपको अच्छा लगे तो शायद सवाल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं तो वो पुष्कर सिंह धामी जी की हिम्मत है। अगर भुवनचंद्र खंडूरी जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी जो भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे थे वो भी उनकी हिम्मत थी। निशंक जी जिस समय इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने, तमाम वो जो भ्रष्टाचारी, देखिए कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि जब हम सरकार में हो तो कर्मचारी या कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता भ्रष्टाचार करे और सरकार बदनाम हो। सरकार हमेशा पारदर्शिता से काम करती है। आज पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है पारदर्शिता से काम करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए तो आज 63 अधिकारी और कर्मचारी सहित जेल की सीबीआई जांच क्यों हुई? फिर पारदर्शिता से काम हो रहा है तो जीरो टॉलरेंस की सरकार ना होती। सीबीआई जांच भाजपा की क्यों हुई? सरकार में ऐसा नहीं है कि मैं अगर पारदर्शिता से काम हो रहा था, सहकारिता के घोटाले बाजों पर धन सिंह रावत जो भ्रष्टाचार करते हुए जो पाए जाएंगे वो जेल की सलाखों के पीछे सहकारिता में इतना घोटाला हो रहा है, आखिर ये पारदर्शिता से इतना पारदर्शिता से अगर कांग्रेस की प्रवक्ता को आप चुप कराए तो मेरा जवाब सुनिए, इतना पारदर्शिता से काम मत करो। हर विभाग में भ्रष्टाचार तोते की तरह लगा के डॉक्टर के विवेक का पूरा नाश कर देती है। अगर तरीके से विवेक हो तो मुझे मुख्यमंत्री के पास आपका विभाग है, चले गए गरिमा जी एक मिनट कमलेश जी बात शुरू करेंगे, आप ही के पास आ रहा हूँ। आप ही के पास पारदर्शिता से काम हो रहा था, सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ी? धन सिंह रावत को सहकारिता में एसआईटी जांच की जरूरत क्यों पड़ी? कमलेश जी मेरा सवाल वही है कि क्या वाकई तो आप बताएं। ना विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बात आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। राज्य में लोकायुक्त कहां है और लोकायुक्त क्यों नहीं बनाया? खंडूरी जी का सपना था, वो लोकायुक्त गायब। आपके विजन डॉक्यूमेंट से लेकर आपके घोषणा पत्र में सब गायब, लेकिन आप कह रहे हो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन। तो ये बताइए मंत्री कहां है? मंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं। तिलक जी मैं जो वादा राज्य सरकार ने किया था वो उसको पूर्ण कर रहे हैं और आगे मुझे लगता है अग्रिम पंक्ति में आने वाला उत्तराखंड 90% यहाँ से भ्रष्टाचार को मिटाने की पूरी कोशिश हो चुकी है। 10% भी जल्दी भ्रष्टाचार खत्म होगा। लोकायुक्त कहां है? वही बात, लोकायुक्त कहां है? देखिए जो चीजें कमलेश जी रहेंगे एक मिनट, स्क्रीन पर सबको ऑडियो नीचे आ रही है, बिल्कुल होगा आने वाले समय में आपको कमलेश जी लोकायुक्त कहां है? दिखाई देगा। नहीं, दिखाई नहीं देगा। कहां है? बिल्कुल आपको लोकायुक्त भी दिखाई देगा। मैडम, कहां है? मैं वही पूछ रहा हूं। सरकार यहाँ चल रही है, जीरो टॉलरेंस की सरकार यहाँ चल रही है। अगर अधिकारी या नेता या कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करता है, गलत काम करता है, जी देखिए नकल विरोधी कानून किसने बनाया? लोकायुक्त कहां है मैडम? मैं पूछ रहा हूं किसने बनाया? लोकायुक्त कहां है? गांधी जी ने। बिल्कुल लोकायुक्त भी आपको दिखाई देगा। तो मुझे लोकायुक्त भी प्रदेश के अंदर ही है, दिखाई देगा। क्या कांग्रेस की सरकार ने लोकायुक्त बनाया था? कोर्ट कह रहा है लोकायुक्त पे आओ। मैडम आपके खंडूरी जी का सपना आप पूरा नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो। अब गरिमा जी का ऑडियो रहेगा, फिर उसके बाद कुलदीप जी आपके पास आओ। गरिमा जी वो ये कह रहे हैं कि बताइए कौन से मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा एक्शन लिया? एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए। मैंने कहा तो ये कोरा झूठ है। ये एक्शन सिर्फ आपको और मुझे दिखाने के लिए लिया जा रहा है। हाकम सिंह को अंदर किया भर्ती घोटालों में, 2 दिन बाद हम सुनने लगे कि हाकम सिंह की जमानतें होने लगी हैं और अभी NH 74 के 2 IAS ऑफिसर्स का क्या हश्र हुआ मैंने आपको बताया। ये केवल और केवल आई वॉच है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो 2 महत्वपूर्ण बातें मुझे कहनी थी तिलक जी वो ये है कि अगर पुष्कर सिंह धामी इतने ज्यादा धाकड़ होते और इतना ज्यादा प्रहार कर रहे होते भ्रष्टाचारियों पर, बलात्कारियों पर, तो आज ही मेरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि 1 हफ्ते में दर्जन भर नाबालिगों के साथ न सिर्फ गैंग रेप किया गया है उत्तराखंड के अंदर, बल्कि उनकी जघन्य और नृशंस हत्या कर दी गई है। और आज जो हरिद्वार बहादुराबाद में तो कल एक नाबालिग बच्ची की हत्या और उसके संग दुष्कर्म हुआ, उसमें दोनों भाजपा के नेता संलिप्त थे। आप मुझे बताइए इस प्रदेश में होने वाले हर दुष्कर्म, हर पाप और हर हत्याकांड के पीछे तो भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ता का हाथ निकल रहा है। तो ऐसे में छोटी छोटी मछलियों पर तो हर कोई कार्रवाई कर सकता है। एक मिनट, अभी गरिमा जी का ऑडियो रहेगा, कमलेश जी का ऑडियो नहीं रहेगा। एक मिनट गरिमा जी, मैं आपकी बात मानता हूं, एक मिनट मेरे को एक उत्तर दीजिए, फिर मैं कुलदीप जी के पास जा रहा हूं। गरिमा जी 1 मिनट ऑडियो उठाइए गरिमा जी का। गरिमा जी जी, मैं एक बहुत गंभीर सवाल आपसे पूछ रहा हूं और पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है जी, और बतौर कांग्रेस के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते आपका बयान कांग्रेस का बयान होगा। जी, NH 74 में घोटाला हुआ कि नहीं? निश्चित रूप से हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ, बिल्कुल हुआ है। आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? हम लोग सड़क पर उतरे थे तब भी। नहीं, अब मैं पूछ रहा हूं, NH में घोटाला हुआ? जब गडकरी जी की चिट्ठी आई कि भैया, मैडम मैं आपसे पूछ रहा हूं, NH में घोटाला हुआ, यस और नो? ये भी जनता को, जो मैं बता रही हूँ वो भी जनता को जानना जरूरी है कि त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि NH 74 की CBI जांच होगी। ये मेरा पहला निर्णय होगा मुख्यमंत्री। नहीं हुई ना CBI जांच? गडकरी जी की चिट्ठी CBI जांच नहीं हुई मैडम, मैंने पूछा उसका मंत्रालय किसके पास था? मनोबल गिरता है। NH 74 का मंत्रालय किसके पास था? जी, मंत्री कौन था? मुझे नहीं पता मंत्री कौन था कौन नहीं था, जांच होनी चाहिए। मैडम मैं चाह रहा हूं NH 74 को लेकर अगर आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ तो सड़कों पर उतरे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नेता प्रतिपक्षी को लेकर जाइए और बोलिए कि इस मामले की जांच करवाओ। आपको मेरी जुबान से बड़ी बात ही सुननी है ना। मैंने कहा इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, अब आप पार्टी लाइन बोल रही हूँ, किसी दल का नेता हो, अगर वो बलात्कारी है, अगर वो भ्रष्टाचारी है, अगर वो उत्तराखंड को, मैं तो कह रहा हूँ गरिमा जी, आप लोग क्यों नहीं जाते? माननीय प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष दोनों को लेकर जाइए और मुख्यमंत्री जी से कहिए कि NH 74 मामले की जांच करवाएं। नहीं, मुख्यमंत्री को रोक कौन रहा है? नहीं तो आप मांग भी तो कर सकते हैं ना। जब आप ये कह रहे हैं कि एक्शन नहीं ले रहे मंत्रियों और संतरियों पर, तो ये जांच करवाए। आप कहो की जनता काम कर रही है और उत्तराखंड की जनता को क्या मिल रहा है? नहीं कुलदीप जी, ये तो फिर नैरेटिव सेट करना है। कुलदीप जी रहेंगे, फिर उसके बाद कमलेश जी। ये सौगात मिल रही है उत्तराखंड की जनता को। कुलदीप जी, उत्तराखंड की जनता 57 का बहुमत देती है। NH 74 मामले में अगर घोटाला हुआ, ये तो ठीक वैसी ही बात हुई जैसे कि इन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी दिल्ली में थे। कोई गुंजाइश नहीं है, रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री हैं दामी जी। हिम्मत है, मैंने कहा तो छोटी मछलियों पर तो सब। मैडम मैं तो कह रहा हूं ना कि माननीय नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों को लेकर जाइए और कहिए कि NH 74 मामले की जांच करवाएं। वो तो इनका नैतिक दायित्व है। नहीं, नैतिक दायित्व आप भूल गए हैं, आपको जाना चाहिए। कितना सुनता है आप? तिलक जी ऐसी बात कर रहे हैं कि धामी जी केवल विपक्ष की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं NH 74 जांच कराने के लिए। अब फिर बात कर रहे हैं, आप कह रहे घोटाला भी हुआ और आप नैतिक दायित्व भी याद नहीं दिला रहे। ये ओनस विपक्ष का है क्या? ये विपक्ष की जिम्मेदारी है? कुलदीप जी रहेंगे। कुलदीप जी ये ठीक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई वैसी हो रही है जैसे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बयान याद आया। दिल्ली में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सामने गलती से हम भी खड़े थे। हमने उनसे पूछा लोकायुक्त क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि लोकायुक्त जरूरी नहीं। हमने उनसे पूछा क्यों जरूरी नहीं, बोले नहीं जरूरी। फिर हमने तीसरी बार पूछा लोकायुक्त क्यों नहीं जरूरी, उन्होंने कहा मेरे राज्य में भ्रष्टाचारी, तो लोकायुक्त की क्या जरूरत है। 3 बार, तीसरी बार उनका यह जवाब था कि मेरे राज्य में भ्रष्टाचारी नहीं है तो लोकायुक्त की जरूरत क्या है। और ऐसा ही एक सवाल बतौर मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से पूछा, यह ढांचा बीज प्रकरण घोटाला हुआ था कि नहीं, तो हरीश रावत जी ने पता क्या कहा कुलदीप जी मुझसे, बोले ये कब हुआ, कहां हुआ, किसने किया। मैंने कहा घोटाला हुआ, बोले नहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ऑन रिकॉर्ड यह है लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऑन रिकॉर्ड। यही है ना कुलदीप जी? बिल्कुल तिलक, आपने बहुत सही बात कही और बहुत सटीक बात कही। उत्तराखंड में दोनों राजनीतिक दलों की कमोबेश स्थितियां ऐसी हैं कि दोनों एक दूसरे की पीठ खुजलाते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ उंगलियां तो करते हैं, लेकिन शाम ढलते ही दोनों एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल करके चल देते हैं कि हाँ भाई तुमने क्या किया और हमने क्या किया, मिट्टी डालो। और आज उत्तराखंड की जो स्थिति बन रही है इस पर ये दोनों राजनीतिक दल कटघरे में है, दोनों दोषी हैं। ऐसा नहीं है कि सवाल का जवाब सवाल होता है। ठीक, अभी हम जो चीजें देख रहे हैं पुष्कर धामी की तरफ ये प्रदेश आशा भरी निगाहों से देख रहा है। निसंदेह पुष्कर धामी ने कई बड़े निर्णय लिए, आज उनके पास भी प्रचंड बहुमत है, ठीक है, लेकिन सवाल यही उठता है कि वो कौन सी राजनीतिक मजबूरियां हैं जो उनके हाथ बांध रही हैं। ठीक,
पहला सवाल ये होता है कि अगर आप भ्रष्टाचार पर इतना ही अगर आपका सख्त रुख आपका है, तो जो भ्रष्टाचार के आरोपी रहे हैं वो अधिकारी आपके बगलगीर कैसे हैं? और अगर वो बगलगीर हैं तो फिर आपका राजनीतिक मैसेज क्या होगा जनता के लिए और भ्रष्टाचारियों के लिए? ठीक। दूसरी बात, जो आरोपी जेल जाकर के छूट के आए हैं उन लोगों को क्लीन चिट कैसे मिल रही है? आपको ध्यान होगा तिलक कि अभी पिछले वर्ष एक आईएएस अधिकारी रामलाल यादव जी ये जेल गए, रिटायरमेंट के समय ही इनको जेल हो गई। ठीक है, उत्तराखंड का ये आईएएस अधिकारी इसलिए जेल है यहाँ क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश सारा जो करप्शन था इनका उत्तर प्रदेश के टाइम का था, और उत्तराखंड की भूमि भ्रष्टाचारियों के लिए एक संरक्षण गाह बन गई है, उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ तो क्या कहीं आप संरक्षण गाह बन गई, क्या कहीं भ्रष्टाचार करके आइए। उन्होंने पूरी सर्विस यूपी में की और जब उनको लगा कि वहां बाबा से उनकी दाल नहीं गलने वाली वो उत्तराखंड आ गए, और उत्तराखंड सरकार ने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो तो जब उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई का वो हिस्सा बने तब जाकर के उनको गिरफ्तार करना पड़ा। तो हमें ये चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी। राजनीति में आपको अपने विचारों को, अपने कार्यों को कम से कम स्पष्ट रखना होगा जनता के सामने जिन्होंने आपको चुन करके भेजा। और यहाँ राज्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि एक तरफ तो हम भ्रष्टाचार पर वार की बात करते हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों की पीठ फैलाते हैं। और ये काम कभी कोई वही से लेकर के कमलेश जी से लेकर के हरीश रावत से लेकर के और अभी तक ये चला आ रहा है। ये हरियाणा हरी कथा है, कभी उत्तराखंड में खत्म ही नहीं हुई, जो बात कुलदीप जी कह रहे हैं। कमलेश जी, एक नेता तो होना चाहिए ना, व्हाइट कॉलर क्लफ वाला। मैं 20 सालों से इंतजार कर रहा हूं, कोई नेता नहीं आया आज तक। नेताओं पर आरोप तो बहुत लगे, गंभीर है ना, कितने कितने मंत्रालयों पर कैसे कैसे आरोप लगे, है ना। एक मंत्री, नॉट ए सिंगल मंत्री, एक नेता नहीं। कितनी हैरानी की बात है। और सब अधिकारियों को मालूम होता है किस मंत्री, हाँ सब देखा हमने। नहीं कमलेश जी, कभी नहीं हुआ, होगा। भारत सरकार देखो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और भ्रष्टाचारी कोई भी हो, कितना भी बड़ा रसूखदार हो, कितना भी बड़ा सरमाएदार हो, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने जो अपने कठोर कानून बनाए हैं, मुझे लगता है कि उनके चलते भ्रष्टाचार भी कम होगा। किसके लिए इतना कमाना है? इनको समझ में नहीं आता कि ना दौलत जाती है साथ में, ना शोहरत जाती है साथ में, ना पैसा जाता है, कुछ नहीं जाता साथ में, कफन में जेब नहीं होती। गरिमा हमारी बहन जो है ना, बहुत आक्रामक प्रवक्ता है। नहीं तिलक जी, मैं ये बहुत मन से कह रही हूँ कि कफन में जेब नहीं होती। इन मंत्रियों को ये समझना होगा, इनका एक पांव आपदा में जब घोटाला हुआ था तब भी कफन में जेब नहीं थी, चला नहीं जा रहा, इनको असिस्टेंट की जरूरत पड़ रही है, अपना हाथ तब भी किसी की जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं थी। जब आपदा में घोटाला हुआ तब भी कफन में जेब नहीं थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में अयाशी का सामान था। देता है वो दिखाई नहीं देता है। और मैं निंदा करती हूँ, मैं थूकती हूँ ऐसे हेलीकॉप्टर से। ऑडियो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये हकीकत है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बीमारी है उत्तराखंड की, और उस पर एक्शन होना चाहिए किसी भी हाल में, चाहे नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो। एक्शन जायज है, चाहे सरकारें किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, ये एक्शन जायज है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।